पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। डियर फ्रेंड्स, आज मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर नौकरशाही, उसके महत्व तथा विशेषताओं के ऊपर वीडियो लेक्चर लेकर आई हूँ। ब्यूरोक्रेसी, इम्पोर्टेंस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो टॉपिक है ये आपकी परीक्षा, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो DSSB PGT एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीपीएससी या यूपीएससी मेंस का ऑप्शनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो, मतलब आपने अगर यूपीपीएससी या यूपीएससी में मेंस का ऑप्शनल सब्जेक्ट लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चूज़ किया है, इसके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स को ये शिकायत थी कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ हिंदी भाषी लोगों के लिए ही वीडियो लेक्चर बनाती हूँ, तो इसलिए आज ये जो वीडियो लेक्चर है ये बाइलिंगुअल है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब जो भी वीडियो लेक्चर दूँ वो हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख कर दूँगी, अतः ये दोनों ही भाषाओं में रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, नौकरशाही, इसका महत्व तथा विशेषताएँ। मैंने इससे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्लेलिस्ट क्रिएट की है उसमें नौकरशाही के अर्थ के बारे में और नौकरशाही के कितने प्रकार हैं इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो लेक्चर बनाया है, तो आप लोग पहले उसे देख लीजिएगा, तब आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आएगा। तो डियर फ्रेंड्स, जो नौकरशाही का महत्व है वो लोक प्रशासन में किसी भी राष्ट्र के निर्माण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है। जो लोक प्रशासन है यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, यह किसी भी राष्ट्र के निर्माण की सर्वोत्तम महत्वपूर्ण इकाई है और किसी भी संगठन के लिए जितने तत्व अपेक्षित होते हैं, यानी किसी भी संगठन में जितने तत्वों की आवश्यकता होती है उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो एलिमेंट है, जो तत्व है, वो मानव तत्व है। यानी प्रत्येक संगठन, कोई भी संगठन है, उसमें जो जितने भी तत्व अपेक्षित होते हैं, यानी जितने भी तत्वों की आवश्यकता होती है, जितने भी एलिमेंट्स की नीड होती है, उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है? मानव तत्व है। यह तत्व संगठन को गतिशीलता प्रदान करता है। इसीलिए डॉक्टर LD वाइट ने कहा था कि एक श्रेष्ठ लोक प्रशासन बहुत से तत्वों के सम्मिश्रण से बनता है। ये तत्व कौन कौन से हैं? नेतृत्व, संगठन, वित्त, आदर्श विधियों से बढ़कर हर रूप में मानव शक्ति है। देखिए, जितने भी तत्व हैं, नेतृत्व, संगठन, वित्त, आदर्श विधियों से भी बढ़कर जो तत्व है वो है मानव तत्व या मानव शक्ति। लोक सेवकों की विभिन्न श्रेणियां होती हैं और लोक सेवाएं दो बड़ी श्रेणियों में विभक्त की जा सकती हैं। इनमें से ये जो दो बड़ी श्रेणियां हैं, लोक सेवकों की विभिन्न श्रेणियां होती हैं और जो लोक सेवकों की लोक सेवाएं होती हैं वो दो बड़ी श्रेणियों में विभक्त की जा सकती हैं या डिवाइड की जा सकती हैं। ये श्रेणी है, पहला सैनिक लोक सेवाएं और दूसरा असैनिक लोक सेवाएं। तो हम ये क्रम से इन दोनों के बारे में जानेंगे। देखिए, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, जो भी मैंने बताया है, उसे मैं एज़ इट इज़ इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देती हूँ और जिससे कि मेरे जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये लेक्चर समझ में आ सके। तो एज़ इट इज़ मैंने ट्रांसलेट कर दिया है, आप लोग चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू बिल्ड एनी नेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट। All the elements required for any organization, among them the most important element is the human element। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें जितने भी एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो ह्यूमन एलिमेंट है। This element provides mobility to the organization. According to Dr. LD White, a superior public administration of many elements blending is made: leadership, organization, finance, but there is manpower in every form beyond ideal methods। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि
जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है या एलिमेंट है वो क्या है, मैन पावर है। तो एज इट इज़ मैंने ट्रांसलेट कर दिया है, आप लोग इसे समझ सकते हैं। दिस एलिमेंट प्रोवाइड्स मोबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो मैन पावर है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। और इसी को स्पष्ट किया था अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एल.डी. वाइट। इन्होंने कहा था ए सुपीरियर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ मेड ऑफ मैनी एलिमेंट, ब्लेंडिंग इज मेड, लीडरशिप, फाइनेंस, बट देयर इज़ मैन पावर इन एवरी फॉर्म बियॉन्ड आइडियल मेथड्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स एंड पब्लिक सर्विसेज कैन बी डिवाइडेड इनटू मेजर कैटेगरीज. These categories are, first category is military public services and second important categories is civil public services. देखिए, लोक प्रशासन में दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों का अध्ययन होता है। जो सैनिक लोक सेवाएं होती हैं और सैनिक लोक सेवाएं, इन दोनों प्रकार के कर्मचारियों का अध्ययन होता है। और यह अध्ययन विशेष रूप से, लेकिन जो लोक प्रशासन में जिसका अध्ययन होता है वो विशेष रूप से प्रशासकीय अधिकारियों का अध्ययन होता है, और यह अध्ययन मुख्यतः प्रशासकीय अधिकारियों से ही संबंधित है। लोक सेवकों के विषय में फाइनर ने कहा है कि असैनिक सेवा अस्थायी, वैतनिक तथा कार्यकुशल अधिकारियों का समूह होती है। फाइनर ने इसे आगे स्पष्ट करते हुए, लोक सेवकों के बारे में स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो असैनिक सेवा होती है वो अस्थायी होती है, वैतनिक होती है तथा कार्यकुशल अधिकारियों का एक समूह होता है। ऑफ बोथ कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टडी टेक्स प्लेस, यानी इसके अंतर्गत दोनों प्रकार के कर्मचारियों का अध्ययन किया जाता है। बट दिस स्टडी स्पेसिफिकली बिलोंग्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ रिगार्डिंग पब्लिक सर्वेंट्स. द फाइनर सेड दैट सिविल सर्विस परमानेंट, पेड एंड स्किल्ड इज़ ए ग्रुप ऑफ ऑफिसर, यानी जो सिविल सर्विस में जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर वो परमानेंट होते हैं, पेड होते हैं और वो स्किल्ड होते हैं। कार्ल जे फ्रेडरिक ने नौकरशाही के 6 लक्षण बतलाए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। ये 6 लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स ब्यूरोक्रेसी के क्या हैं अकॉर्डिंग टू कार्ल जे फ्रेडरिक? तो पहला जो है कैरेक्टरिस्टिक वो है कार्यों का विभिन्नीकरण, यानी डिफरेंटेशन ऑफ फंक्शंस। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक या लक्षण है पद के लिए योग्यताएं, यानी क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है पद सोपान क्रम का संगठन तथा अनुशासन, यानी हायरार्की, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसिप्लिन। चौथा जो लक्षण है या कैरेक्टरिस्टिक है वो है कार्यनीति की वस्तुनिष्ठता, यानी ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मेथड। पांचवा जो इसका लक्षण है या कैरेक्टरिस्टिक है वो है लाल फीताशाही, यानी रेड टेपिज्म। छठा जो लक्षण है या विशेषताएं हैं वो है प्रशासनिक कार्यों के संबंध में गुप्तता, यानी सिक्रेसी इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। तो ये सारी लक्षण बताए थे या कैरेक्टरिस्टिक बताए थे कार्ल जे फ्रेडरिक ने नौकरशाही के। तो आप लोग चाहें तो इस आधार पे भी नौकरशाही की विशेषताएं बता सकते हैं जो कि कार्ल जे फ्रेडरिक ने दिया था। नौकरशाही की कुछ अन्य विशेषताएं हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे आगे। तो पहला इसका जो लक्षण है या विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक है वो है कानून व नियम में अटूट संबंध। नौकरशाही कानूनों और नियमों में अटूट विश्वास रखता है। उसको प्रारंभ से ही इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है कि जो भी कार्य किए जाने हैं वो कानून एवं नियम के अनुसार किए जाएं। लोकतंत्र में कानून को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है क्योंकि यह समझा जाता है कि कानून सार्वजनिक इच्छा का प्रतीक है। चूँकि ये समझा जाता है कि जो कानून है वो सार्वजनिक इच्छा का प्रतीक है, इसीलिए लोकतंत्र में कानून को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। नौकरशाही जितने भी कार्य करती है वो कानून के अनुसार ही, यानी अकॉर्डिंग टू लॉ ही करती है। नौकरशाही के जो जितने भी मेंबर होते हैं वो अपने स्वयं की मर्जी के हिसाब से कोई भी कार्य नहीं कर सकते और उनको वही कार्य करना पड़ेगा जो कानून या नियम के अनुसार निर्धारित व अपेक्षित होते हैं।
ऐसे बहुत से अवसर आते हैं जब कानून का पालन किसी के हित में नहीं होता, लेकिन फिर भी नौकरशाही कानून की अवज्ञा या अवहेलना नहीं कर सकती है। तो यह है इसका पहला लक्षण या विशेषता, कानून व नियम में अटूट विश्वास। को हम एज इट इज़ इंग्लिश में भी समझ लेते हैं। ब्यूरोक्रेटिक लॉ एंड रूल्स, देयर इज़ एन अनब्रेकेबल रिलेशनशिप. It has to be strained to do whatever go according to law and rule. Law is given the highest position in a democracy that because it is understood that the law is public is a symbol of desire. तो मैंने एज इट इज़ आपको इंग्लिश में भी समझा दिया। आगे हम देख लेते हैं, आगे इसे इंग्लिश में फिर से समझ लेते हैं। वॉट एवर वर्क्स द ब्यूरोक्रेसी डज अकॉर्डिंग टू द मेंबर्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, एनी task according to own free will, con to the same thing which is prescribed and expected according to law or rule. यानी जो ये लोक सेवक होते हैं वो कोई भी कार्य अपनी मर्जी के अनुसार नहीं करते हैं और उन्हें वही कार्य करने पड़ते हैं जो कानून के अनुसार अपेक्षित एवं निर्धारित होते हैं। अब नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी की जो दूसरी विशेषता है वह है प्रशिक्षण प्राप्त, यानी ये जो लोक सेवक होते हैं इन्हें ट्रेनिंग मिलती है। तो चूँकि लोक सेवाओं पर वर्तमान समय में आधुनिक समाज के निर्माण का दायित्व आ गया है और इस दायित्व को वह आसानी से संपन्न भी कर सकता है, लेकिन वो इस कार्य को तभी आसानी से संपन्न कर सकता है, यानी जो लोक सेवाओं पर आधुनिक समाज के निर्माण का दायित्व है उसे लोक सेवक तभी आसानी से संपन्न कर सकते हैं जब उन्हें दिए गए कार्य की प्रक्रिया को वे जानते और अच्छी तरह से समझते हों। यानी लोक सेवक जिनके ऊपर जब आधुनिक समाज के निर्माण का दायित्व है, लेकिन वो इस कार्य को तभी सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं जब वो इस कार्य को अच्छी तरह से जानते हों और समझते हों। इसे हम एज इट इज़ इंग्लिश में भी समझ लेते हैं। टू बिल्ड ए मॉडर्न सोसाइटी ऑन पब्लिक सर्विसेज, द ऑब्लिगेशन हैज़ कम टू ईज दैट ऑब्लिगेशन कैन डू विथ, while the process of doing that given know and understand or work at the same time possible. यानी तभी वे अपने कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कर सकते हैं जब इन कार्यों को अच्छी तरह से समझते हों और जानते हों, तभी वे एक सभ्य समाज के निर्माण में अपना योगदान प्रदान कर सकते हैं। जब एक निश्चित प्रशिक्षण की प्रक्रिया हो, यानी लोक सेवक अपने सभी कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न तभी कर सकते हैं जब उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, एक निश्चित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। लोक सेवाओं को प्रत्येक देश में प्रशिक्षण देने की आवश्यक व्यवस्था अपनाई गई है और ये प्रशिक्षण का स्वरूप कभी औपचारिक होता है तो कभी अनौपचारिक होता है। देखिए, जो प्रशिक्षण का उद्देश्य होता है वो क्या होता है? प्रक्रिया संबंधी ज्ञान प्राप्त कराना और संपूर्ण प्रशासकीय तंत्र के उद्देश्यों को समझना एवं उसकी प्रवृत्तियों को समझना। यानी जब इन सिविल सेवकों को प्रशिक्षण दिया जाता है तो उस प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? इस प्रशिक्षण का उद्देश्य होता है कि जो कार्य किए जाएंगे इनके द्वारा उसकी समस्त प्रक्रिया को समझना, उसका ज्ञान प्राप्त करना और प्रशासकीय तंत्र के उद्देश्यों, आदर्शों और प्रवृत्तियों को समझना, यही इस प्रशिक्षण का उद्देश्य होता है। इसे हम आगे एज इट इज़ इंग्लिश में भी समझ लेंगे। When there is a certain training process to train public services in every country, necessary arrangements have been adopted of training. The form is sometimes formal and sometimes informal. Procedure of training related to the process, full administrative system, in addition to knowledge, understanding the objectives, ideals and trends of. वही बताया जा रहा है कि ये जो ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है वो कभी कभी फॉर्मल होता है और कभी कभी इनफॉर्मल होता है, और इसका जो एकमात्र एम होता है, इसका जो एम होता है वो ये होता है कि प्रशासकीय तंत्र के यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जो इनके एम होते हैं, गोल्स होते हैं, इन्हें समझना, इनके ऑब्जेक्टिव्स को समझना, इनके आइडियल्स को समझना, इनके ट्रेंड्स को समझना, यही ट्रेनिंग के प्रोसेस का एम होता है।
कि जो इसकी तीसरी विशेषता है वो है प्राविधिक विशेषता यानी टेक्निकल स्पेशलिटी। इसके अंतर्गत हम जो समझेंगे वो यह है कि नौकरशाही के काम करने का एक विशिष्ट ढंग होता है। नौकरशाही जो भी कार्य करती है उसका अपना एक विशेष प्रोसेस होता है, क्योंकि वर्षों से जो संगठन कार्यरत हैं उस संगठन की अपनी एक विशेषता स्थापित हो ही जाती है। जो संगठन बहुत वर्षों से कार्य कर रहे हैं तो उनकी अपनी एक अलग पहचान, एक विशेषता स्थापित हो ही जाती है, और उस विशेषता को सिर्फ और सिर्फ वही लोग जानते और समझते हैं जो नौकरशाही के अंग हैं। ब्यूरोक्रेटिक वर्क स्पेसिफिक मैनर, the organization that has been working for years, that organization has its own distinct feature. That feature gets established. People know who are the part of the bureaucracy. देखिए, जो नौकरशाही के अंग नहीं हैं उन्हें उस नौकरशाही की विशेषता यानी संगठन में प्रत्येक जो संगठन में कार्यरत संस्थाएं होती हैं या संगठन होते हैं उनकी अलग एक विशेषता होती है, और उस विशेषता को सिर्फ वही लोग जानते हैं जो उस कार्य को करने में दक्ष हों। लेकिन जो नौकरशाही के अंग नहीं होते हैं यानी जो नौकरशाही के अंग हैं उन्हें उनकी विशेषता पता है, लेकिन जो लोग नौकरशाही के अंग नहीं होते हैं उन्हें यह विशेषता एक ऐसे दुर्ग के समान मालूम होती है जिसके दीवारों को भेद सकना एक दुष्कर कार्य होता है, क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी अपना समस्त जीवन उस विशेष कार्य को करने में लगा देता है, क्योंकि उसे उसी के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग प्रदान की जाती है ताकि वो अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक कर सके और उसे अच्छी तरह से संपन्न कर सके। इसके लिए उसे उसी के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दी जाती है। तो जब एक सरकारी कर्मचारी उस कार्य को करने में अपना पूरा जीवन लगा देता है तो वो उसकी एक विशिष्ट विशेषता बन जाती है, ठीक है। और यह तथ्य उसमें एक ऐसी जिम्मेदारी का भाव पैदा करता है और उसमें एक ऐसी विशेषता का भाव पैदा करता है जो उसे विशेष कुशलता में प्रशिक्षित एवं दोहराए जाने वाला और उस पद को ये आजीवन मानने वाला अधिकारी बना देता है। तो अंततः वो उस कार्य को करने में पूरी तरह से दक्ष हो जाता है, एलिजिबल हो जाता है, और वो उस संगठन के कार्य को सुचारू रूप से संचालित कर सकता है, क्योंकि वो उस संगठन की विशेषता को, उस संगठन के कार्य करने की शैली को अच्छी तरह से पूरे अपने जीवन में उतार लेता है, उसे अपने अंदर एकदम समाहित कर लेता है। तो वो उस कार्य को करने में अंततः पूरी तरह से दक्ष हो जाता है, क्योंकि वो आजीवन उसी कार्य को करता है। और पूरी तरह से दक्ष होने का ये तात्पर्य यह है कि वो उस सारे एलिमेंट्स को यानी संगठन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें अपने जीवन में उतार लेता है। इसे हम इंग्लिश में भी समझ लेते हैं। दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी लुक्स लाइक ए फोर्ट्रेस ब्रेकिंग द वॉल्स इज ए डिफिकल्ट टास्क। ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई all his life puts a specific work or fact into its produces a kind of characteristic repeatedly. Train him a special skill repetitor and lifelong your post acceptance officer becomes worthy। तो एज इट इज़ मैंने इंग्लिश में भी आपके लिए ट्रांसलेट कर दिया। देखिए, आपको मैं जो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कर रही हूँ ताकि जो मेरे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो सारे तथ्यों को आसानी से समझ सकें। चलिए इसकी नेक्स्ट विशेषता हम देख लेते हैं। एक और विशेषता है पद सोपान के अंतर्गत, अंडर द हायरार्की सिस्टम। इसे हम समझ लेते हैं। देखिए, जो नौकरशाही की व्यवस्था है उसमें सिविल सेवकों का संगठन पद सोपान के आधार पर होता है, यानी हायरार्की सिस्टम के अंदर इनका पूरा संगठन होता है, डेवलप किया जाता है। अब हायरार्की का अर्थ क्या होता है, इसे अच्छी तरह से समझने के लिए आप लोग मेरा पद सोपान वाला वीडियो लेक्चर देख लेंगे तो आप लोग हायरार्की सिस्टम यानी पद सोपान व्यवस्था को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ मैं संक्षेप में आपको बता देती हूँ कि पद सोपान व्यवस्था क्या होती है। तो पद सोपान व्यवस्था के अंतर्गत जो उच्च अधिकारी होते हैं वो अधीनस्थ अधिकारियों पर उनका सुपरविज़न होता है, ठीक है।
यानी कि इसका अर्थ यह होता है कि उच्च यानी सुपीरियर एवं अधीनस्थ यानी सबऑर्डिनेट अधिकारियों की एक ऐसी सुदृढ़ एवं अनुशासित व्यवस्था जिसमें उच्च अधिकारियों द्वारा निम्न अधिकारियों का पर्यवेक्षण यानी सुपरविज़न किया जाता है और प्रत्येक अधिकारी को अपने उच्च अधिकारी की आज्ञाओं का पालन करना होता है। तो ये होता है पद सोपान व्यवस्था या हायरार्की सिस्टम। इसे डिटेल में आपको समझना है सरल शब्दों में तो आप लोग मेरा पद सोपान वाला वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा। मैंने चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट क्रिएट की है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम की जो प्लेलिस्ट है आप लोग उस पर जाएंगे तो आपको मैंने अब तक जितने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वीडियोस बनाए हैं उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप लोग ईजिली क्लिक करके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं और इन्हें बिल्कुल सरल शब्दों में समझ सकते हैं। ओके, एज इट इज़ मैं इसे ट्रांसलेट कर दे रही हूँ इंग्लिश में ताकि आप लोग समझ सकें। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन civil servants but it is done, which means hire and one such subordinate officers sound and disciplined system of the following officers by the officers. Every officer is supervised to the command of his superior have to follow. नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी विशेषता क्या है। नौकरशाही की एक अन्य विशेषता है वो यह है कि यह तटस्थ है। ये सेवा पूरी तरह से तटस्थ होती है यानी न्यूट्रल होती है। जो सिविल सेवक होते हैं वो पूरी तरह से राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ रहते हैं या उन्हें पूरी तरह से राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ रहना होता है क्योंकि वे सिर्फ और सिर्फ प्रशासन के सेवक होते हैं वरन किसी विशेष दल के नहीं। यानी राजनीति से सिविल सेवक जो होते हैं वो राजनीति से पूरी तरह से तटस्थ रहते हैं, न्यूट्रल रहकर कार्य करते हैं क्योंकि वे प्रशासन के सेवक हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं वो किसी विशेष दल के ये सेवक नहीं है बल्कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं। इसलिए वे राजनीतिक दृष्टि से पूरी तरह से तटस्थ रहते हैं या और ये नौकरशाही की एक विशेष विशेषता कही जा सकती है। वे बिना इस बात का ध्यान दिए कि मंत्रिमंडल के सदस्य किस दल अथवा पार्टी के हैं अपने कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करते रहते हैं। तो ये इनकी एक विशिष्ट विशेषता कही जा सकती है। इसे एज इट इज़ इंग्लिश में भी देख लेते हैं। एवरी सिविल सर्वेंट हैज़ टू लिव विथ पॉलिटिकल न्यूट्रल ऑल सर्वेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉट बिकॉज दे आर द सर्वेंट ऑफ administration, not any particular political party. Without them noticing that which party or party is the cabinet, we have to do our work. यानी इन्हें इस बात का ध्यान दिए बिना कि मंत्रिमंडल के सदस्य किस राजनीतिक दल से बिलोंग करते हैं इन्हें अपने कार्य को करना पड़ता है। इसकी जो नेक्स्ट विशेषता है उसे देख लेते। इसकी जो एक और विशेषता है वो है इसकी निष्पक्षता की भावना। यानी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी सिविल सर्वेंट होते हैं वो पूरी तरह से निष्पक्ष होते हैं क्योंकि लोक सेवक किसी भी रूप में किसी का पक्ष का प्रतिपादन नहीं करता। यानी इसका उद्देश्य किसी का भी पक्ष लेना नहीं होता है। उसका व्यक्तित्व और उसके जो कार्य होते हैं वो सभी नागरिकों के लिए एक समान होते हैं और ये जो भी कार्य करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों की सेवा के लिए करते हैं और इस तरह से ये किसी भी दलीय व्यवस्था के लिए निष्पक्ष होते हैं। ऐसा संभव नहीं है कि वह एक पक्ष का मुक्त रूप से समर्थन करे तथा दूसरे पक्ष का विरोध करे। इसीलिए इनमें निष्पक्षता की भावना कूट कूट कर भरी हुई होती है और इसका प्रशिक्षण में पूरी तरह से प्रावधान भी किया जाता है। यह लोक मंगल की पूर्ति पक्षपात रहित रहकर ही कार्य करते हैं और जनता की सेवा करते हैं पूरी तरह से निष्पक्ष रहकर। तो ये इसकी एक अन्य विशेषता है। डियर फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो लेक्चर जिसके अंतर्गत मैंने नौकरशाही के महत्व एवं इसकी विशेषताओं को बिल्कुल सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो लेक्चर ज़रूर से पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर से करिएगा क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेशन प्रदान करता है और मैं इसी तरह से बिल्कुल सरल शब्दों में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊँगी आगे भी अगर आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे। इसे आप लोग नीडफुल स्टूडेंट्स में भी शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ
so many kinds of groups available on social networking sites. ये फेसबुक का ग्रुप हो सकता है, ये व्हाट्सएप का ग्रुप हो सकता है, या फिर आपका टेलीग्राम का ग्रुप हो सकता है। उनमें आप नीडफुल स्टूडेंट्स में मेरे वीडियोस को शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और नोटिफिकेशन बेल को ऑल की सेटिंग पर सेट कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह के अन्य रोचक और जानकारी भरे वीडियो लेक्चर के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।